अब शुरू करते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होती है, कैसे कार्य करती है और इसकी संरचना क्या होती है, इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, आइए बारी बारी जानते हैं। तो विद्युत में उपस्थित प्रमुख भाग में सबसे पहले एक क्षण चुंबक। चुंबक विद्युत चुंबक भी हो सकती है और सामान्य चुंबक भी हो सकती है। तो पहला तो पार्ट ये है। दूसरा इसमें एक वृत्ताकार, वर्ताकार तो नहीं होती है, कह सकते हैं इसको चौकोर कुंडली। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं कुंडली, जो कि इन चुंबक के बीच में घूमती है। और हमको चाहिए एक बैटरी। बैटरी सामान्यतः विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए बैटरी। और एक चाहिए हमको सर्पी वलय। सर्पी वलय जिसके साथ कार्बन ब्रश ये वगैरह सब जुड़े रहेंगे। तो ये कुछ प्रमुख उपकरण है जो विद्युत मोटर में जरूरत होती है इन सबकी। और अब समझते हैं विद्युत मोटर काम कैसे करती है। तो देखिए, विद्युत मोटर के अंदर हमने जैसा अभी बताया चुंबक की आवश्यकता होती है। तो चुंबक बहुत ही प्रबल प्रबल बड़ा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होता है। अगर इसको N माने तो यहाँ पर इसी की तरह दूसरा S, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के वाले चुंबक होते हैं। और इनके बीच में आरोपित होती है अपनी कुंडली। तो कुछ इस प्रकार से कुंडली की संरचना बना सकते हैं हम। ये लीजिए। और कुंडली आगे जुड़ी होती है शाफ्ट से। यही वो शाफ्ट है जिसके ऊपर सर्पीय वलय भी उपस्थित होती है। यहाँ पर बना देते हैं एक सर्पी वलय। ठीक है। और ये जो कुंडली है ये चारों ओर से वृत्ताकार तांबे के तारों से लपेटी होती है। इन कोनों को नाम देते हैं A, B, C और D। चलिए, अब होता क्या है कि जैसे ही इसमें इस कुंडली के तारों को बैटरी से जोड़ते हैं। चलिए, यहाँ पर बना देते हैं एक छोटी सी बैटरी। ये प्लस, ये बैटरी का माइनस, और ये कुंजी, और ये दूसरा तार भी इससे जुड़ गया। यहाँ पर लगे होते हैं कार्बन ब्रश इस हिस्से पर। ये कार्बन ब्रश इस शाफ्ट को सिर्फ टच करते हैं, ताकि जब कुंडली घूमे तो ये कुंडली के साथ साथ तार भी ना घूम जाए पूरा, इसलिए इस कार्बन ब्रश से टच करवाते हैं ताकि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। अब देखते हैं विद्युत धारा की दिशा कैसी होगी। यहाँ पर हम जानते हैं प्लस है और ये माइनस है। तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर हमेशा प्रवाहित होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। और अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से समझते हैं ये कुंडली घूमती कैसे आखिर। यहाँ देखिएगा, यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ये इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। और विद्युत धारा की दिशा आप देख पा रहे हो, जो लाल तीर का निशान है ये दर्शा रहा है कि यहाँ तो विद्युत धारा की दिशा आई इस प्रकार से है ये, और इस तरफ जो आई है विद्युत धारा की दिशा वो नीचे की तरफ है। तो हमारे पास बी है,
बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास बी है, और साथ में आई भी आ गया, विद्युत धारा। तो अब देखना है कि कुंडली को घुमाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, एफ, फोर्स। ये बल कैसे काम करेगा, तो थोड़ा सा एक नीचे स्पेस बना देते हैं, ये लीजिए। अब जब हम इस कुंडली को देखेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र और धारा एक दूसरे के लंबवत है, तो बल भी इसके लंबवत होगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ये जो ए से बी है, ए से बी में कुंडली की दिशा कैसी होगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को याद कीजिए, धारा आई मध्यमा से दर्शाते हैं और उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र को बी तर्जनी से दर्शाते हैं। तो अंदर की तरफ जो बल होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, कुछ इस प्रकार से, यानी ये कुंडली बाईं ओर घूमना शुरू होगी। और इधर देखें धारा नीचे की तरफ है, तो बल ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि कुंडली की दिशा या कुंडली की घूर्णन दिशा वामावर्त, कुंडली की दिशा वामावर्त। चलिए इस प्रकार लिख दिया, और इसी के साथ ये इस प्रकार मोटर घूमना शुरू हो जाती है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम ये सब कुछ समझ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी बिल्कुल ऐसी है जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, लेकिन दोनों नियमों में थोड़ा सा अंतर है। बाएं हाथ का नियम तो विद्युत मोटर को दर्शाता है, और दाएं हाथ के नियम का उपयोग हम जनित्र की प्रक्रिया को समझने में करते हैं। तो दाएं हाथ का नियम भी यही कहता है कि यदि हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा इन तीनों को एक दूसरे से लंबवत दिशा में रखें, तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और ये थोड़ा सही करता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, साथ ही जो मध्यमा है वह धारा की दिशा को दर्शाएगी। कुल मिलाकर बल भी क्या एक प्रकार की सदिश राशि है, यानी बल की भी क्या होती है, दिशा होती है। इस नियम का उपयोग हम इस प्रकार करते हैं कि हम बल भी लगाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी प्रदान करते हैं, और हमें प्राप्त धारा होती है। तो चलिए इस नियम का उपयोग समझते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, विद्युत जनित्र। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत जनित्र जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। तो आइए इसकी संरचना समझ लेते हैं पहले, ये होता कैसा है। विद्युत जनित्र की डिजाइन भी लगभग विद्युत मोटर की तरह ही होती है। देखिए विद्युत मोटर में हमें विद्युत देनी पड़ती है, जबकि विद्युत जनित्र से हमें विद्युत प्राप्त होती है। ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में। चलिए इसकी संरचना को बताते हैं। ये लीजिए, एक बड़ी चुंबक नॉर्थ पोल और दूसरी ये रही साउथ एस, ठीक है। और इसके बीच में उपस्थित है अपनी ये कुंडली। चलिए ये आ गई अपनी कुंडली, और कुंडली एक शाफ्ट से जुड़ी हुई है
ताकि इसको हम घुमा सके और कुछ इस प्रकार से। और इसके ऊपर 2 सर्पी वलय होती है, ध्यान रखना। उसमें एक थी, यहाँ पर 2 लिखेंगे हम। कम्यूटेटर भी कह सकते हैं इसको, और सर्पी वलय दोनों ही नाम है। ये विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, ये इनके 2 रूप है, वो बाद में समझेंगे। अभी तो सिर्फ इसका आकार समझते हैं। तो ये ए, ये कॉर्नर बी, ये सी, और ये हो गया डी। चलिए ए बी सी डी। अब होता क्या जानिए। एक तार इस तरफ से जाता है और दूसरा तार इस तरफ से, और इसको एक मीटर से जोड़ते हैं, जो वोल्टेज या फिर धारा का मान दर्शाएगा। फिर जब हम इसको घुमाते हैं तब देखिए किस प्रकार धारा उत्पन्न होती है। देखिएगा, सबसे पहला इस कुंडली को हमने वामावर्त घुमाना शुरू किया, अर्थात हमने इसमें बल जो था F वो नीचे की तरफ लगाया। और हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, ये रही इस प्रकार। चुंबकीय क्षेत्र की ये रही दिशा। चलिए, तो अब हम देख सकते हैं कि बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, तो प्रवाहित धारा भी क्या होगी, लंबवत। अगर ये ए बी वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा तो दिखती सी बात है डीसी वाला हिस्सा ऊपर की ओर आएगा। चलिए यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि डीसी आ गया ऊपर, और एबी वाला जो कुंडली का हिस्सा है वो जा रहा है नीचे। इस प्रकार कुंडली ने घूमना शुरू किया। तो क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और बल जहां पर होगा वहां पर विद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। तो अब देखते हैं विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार एफ बी आई आपको याद रखना है। एफ फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और आई प्रवाहित धारा की दिशा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब चुंबकीय क्षेत्र राइट साइड में और फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो जो प्रवाहित धारा है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। ये लीजिए, ये हो गई प्रवाहित धारा आई। तो इधर ऊपर की तरफ है, तो धारा की दिशा भी इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से। तो ये विद्युत जनित्र का कार्य प्रणाली है। अब देखिए ये धारा जा कहाँ रही है। यहाँ से आई, यहाँ आई, इस कम्यूटेटर से होकर यहाँ चली गई, और फिर यहाँ से घूमकर दोबारा इस प्रकार ये अपना एक सर्कल है, जो अपना पथ है वो पूरा कर लेती है। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके आगे हम धारा जनित्र के 2 प्रकार पढ़ेंगे, और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी हम समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।